स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था 1956 एक्ट में, इंडस्ट्रियल एक्ट में उन्होंने सारी कंपनीज अपने अंडर ले ली थी। इज़ दैट क्लियर? और अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी के गुड्स सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने हैवी टैरिफ्स लगा लिए थे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स पर। तो टैरिफ्स क्या होते हैं? वो टैक्सेस होते हैं तो इंपोर्ट्स पर लगते हैं ताकि इंपोर्ट्स जो हैं आपके कॉस्टली हो जाएं। और कोटाज फिक्स कर दिया था। कोटाज होता है कि जो आपके इंपोर्ट को रोकने के लिए, भाई इससे ज़्यादा क्वांटिटी हमारी इकोनॉमी में बाहर देशों से नहीं आएगी। तो ये सब किया था डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए। ठीक है, इंडिया अडॉप्टेड दिस, इसको हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। 1950 से 1990 तक इंडिया ने सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया था टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्लेसिंग इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, कि अब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ही यूज़ करेंगे, फॉरेन गुड्स का हम इतना यूज़ नहीं करेंगे। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्ट किया गया फॉरेन कॉम्पिटिशन से थ्रू टैरिफ्स एंड कोटाज। ये जो पॉलिसी थी इसको हम कहते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इसको क्या कहा जाता है? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। ये जो पॉलिसी है प्रोटेक्शन की, ये किसके ऊपर बेस्ड थी? कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका उस वक्त की, वो बाहर के गुड्स से compete नहीं कर सकती थी। तो उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की गई थी। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि जो फॉरेन एक्सचेंज में फॉर द इम्पोर्ट्स ऑफ एसेंशियल गुड्स टू सेफगार्ड फॉरेन एक्सचेंज। मतलब हम जो बाहर से अपने इकोनॉमी में गुड्स मंगवा रहे थे, जो हम तब मंगवाते थे जब हमें शॉर्टेज होती थी, तो इसको बचाने, सेव करने के लिए, अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, क्योंकि जब बाहर से कुछ हमें हेल्प नहीं मिलेगी तो हम अपने ही देश में उसका कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ढूंढेंगे, उसका सब्सिट्यूट ढूंढेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा? जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, मशीनरी वगैरह, वो अब हमारे इकोनॉमी में ही प्रोड्यूस होगी। और ऐसी चीज़ें जब हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगी तो डेफिनेटली हम डेवलपमेंट की ओर जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने यही प्रेफर करा था कि भाई टू सेव फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग क्या करें, मतलब उसको कम कर दें, है ना, जिसके कारण आपका और एक्सपोर्ट प्रमोट करें। एक्सपोर्ट्स प्रमोट होने चाहिए, इंपोर्ट प्रमोट्स नहीं होने चाहिए। 3 फेजेस थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के। फर्स्ट फेज जो आपका अर्लियर फेज हम इसको कहते हैं, इसमें क्या करा था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टुक प्लेस मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं वो आपकी खुद की इकोनॉमी में ही प्रोड्यूस होंगे, बाहर से हम नहीं लाएंगे। सेकंड फेज में क्या किया था? जो ये हमारा एम्फेसिस है, ये आपका कंज्यूमर गुड्स से डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कैपिटल गुड्स में आ गया था। कि भाई सेकंड फेज में क्या हो गया था? कंज्यूमर गुड्स तो अब हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, अब कैपिटल गुड्स भी हमारी ही इकोनॉमी में प्रोड्यूस होंगे। थर्ड फेज में क्या हुआ था? हमने जो टेक्नोलॉजी हम जो बाहर से इंपोर्ट करते थे, हमने ये सोच के चले कि हम थर्ड फेज में कि अब हम टेक्नोलॉजी के लिए भी बाहर के लोगों पर डिपेंड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी रहे और नेगेटिव इफेक्ट्स भी रहे। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इसके ये रहे इस पॉलिसी के कि आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया। आपका जीडीपी जो था इंडस्ट्रियल सेक्टर से 11.8% आना शुरू, 11.8% से 24.6% बढ़ गया था आपका 1991 में इंडस्ट्रियल सेक्टर से। और एवरेज ग्रोथ जो थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की जीडीपी में वो 6% हो गई। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अब इंडिया में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज देखी जाने लगी। अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इसका यस अपॉर्चुनिटीज, अब हमें भी इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी हमारी इकोनॉमी में भी बढ़ गई। आपका प्रमोशन हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, बहुत जगह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन होने लगी। तो ये सारा बेनिफिट थे इसके। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, मतलब गवर्नमेंट ने बिना बात के ना अपने ऊपर अपना कंट्रोल कर रखा था, मोनोपोली कर रखा था टेलीकम्युनिकेशन पे। आपका पब्लिक एंटरप्राइजेस बहुत ज़्यादा अपने अंडर कंट्रोल में ले लिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव नहीं हो पाए। ठीक है, बहुत, जैसे टेलीफोन लाइन के लिए लोगों को 2-2 साल वेट करना पड़ता था, जब जाके उन्हें टेलीफोन लाइन मिलती थी। ये प्रॉब्लम्स आने लगी। मॉडर्नाइजेशन, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं थी। मतलब पुरानी कारें वही चल रही थी, हमारी एम्बेसडर्स, फिएट्स, यही सब चल रही थी। 2 ही कारें, 3-4 कार देखने को मिलती थी हमारे
इंडियन मार्केट में। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लॉस मेकिंग PSUs, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था, करप्शन के कारण कह लो या इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के कारण कह लो, कॉन्टिन्यूस लॉस में ही चल रही थी। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन था ही नहीं। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन तो इंसेंटिव कैसे होता, ठीक है, आपका एफिशिएंट कैसे होता, तो वो एफिशिएंट ही रहे हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे। क्योंकि एक कोई भी पर्सन, जैसे आप ही लोग हैं, एफिशिएंट कब बनेंगे, जब कॉम्पिटिटिव होगा। जब कंपटीशन ही नहीं है तो डेफिनेटली जो प्रोड्यूस हो रहा है हाँ ठीक है, जो इकोनॉमी में चल रहा है हाँ ठीक है। तो ये सारा, तो इससे के कारण क्या हुआ, कंज्यूमर हैज टू सफर अ लॉट। थैंक यू।